नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार नरगावे, सीनियर जेल सुपरिंटेंडेंट, जेल हेडक्वार्टर भोपाल में पदस्थ हूँ। मुझे जेल विभाग में लगभग 20 वर्ष का अनुभव है और इस दरमियान मैंने प्रदेश की कई जेलों में जेल अधीक्षक के रूप में काम किया है। साथियों, आज हम जेल विभाग के महत्वपूर्ण बिंदु उच्च सुरक्षा इकाई एवं प्रबंधन के विषय पर बात करेंगे, जिसमें हम अलग अलग मॉड्यूल्स में जानेंगे कि उच्च सुरक्षा इकाई होती क्या है, उच्च सुरक्षा इकाई की आवश्यकता क्यों है, साथ ही साथ उच्च सुरक्षा इकाई में किन कैदियों को रखा जाता है, उन कैदियों को उच्च सुरक्षा इकाई में रखते समय किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसके मापदंड क्या हैं, इसके साथ साथ इन चुनौतियों से हम कैसे निपट सकते हैं। हमने अभी तक इस प्रशिक्षण का परिचय और सीखने के उद्देश्य को समझ लिया है। अब आइए देखते हैं कि आगे हम कौन कौन से मॉड्यूल पढ़ने वाले हैं। भारत में जेल प्रणाली का इतिहास, पृष्ठभूमि, उच्च सुरक्षा इकाइयों का परिचय, उच्च सुरक्षा इकाइयों की आवश्यकता, उच्च सुरक्षा इकाई की संरचना और मापदंड, उच्च सुरक्षा इकाई का प्रबंधन, उच्च सुरक्षा इकाई, प्रमुख चुनौतियां एवं उनके समाधान, निष्कर्ष। तो चलिए हम प्रथम मॉड्यूल में चलते हैं और प्रथम मॉड्यूल में हम जैसे ही चलेंगे हम इसमें जानेंगे कि जेलों का इतिहास क्या है। भारत की बात करें हम यदि, तो भारत में मुख्यतः हम लोग जेल के विकास को या इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, प्राचीन काल। प्राचीन काल में भारत में जेलों का मुख्य उद्देश्य अपराधियों को अस्थायी रूप से तब तक हिरासत में रखना होता था जब तक कि उनका मुकदमा पूरा नहीं हो जाता और सजा नहीं दी जाती। उस समय समाज की संरचना मनु, याज्ञवल्क्य और कौटिल्य जैसे विधि निर्माताओं के सिद्धांतों पर आधारित थी। दंड के रूप में कारावास के अलावा शारीरिक दंड जैसे अंगभंग, मृत्युदंड और निर्वासन भी प्रचलित थे। जेलों का प्रबंधन बंधनागाराध्यक्ष इन ब्रैकेट जेल अधीक्षक और कर्क जैसे सहायक अधिकारियों द्वारा किया जाता था। इसके बाद हम बात करें मध्यकाल की। मध्यकालीन भारत में विशेष रूप से मुगल शासन के दौरान जेलों का उपयोग मुख्यतः अपराधियों को अस्थायी रूप से रखने के लिए किया जाता था। स्थायी जेलों की संख्या उस समय भी काफ़ी कम होती थी और दंड के रूप में मृत्युदंड, अंगभंग और जुर्माने अधिक प्रचलित थे। ये बात विशेष रूप से जो है आपको बताना चाहेंगे कि उस समय जो राजाओं के किले होते थे जैसे रणथंबोर, ग्वालियर, रोहतास आदि, इन किलों का उपयोग मुख्यतः बंदियों को रखने के लिए भी किया जाता था। इसके बाद हम अगले चरण में आते हैं, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल। जेलों का विधिवत डेवलपमेंट या विकास या एक प्रॉपर नियम ब्रिटिश काल में भारत में बने हैं। भारतीय जेल प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन सबसे पहले हमको 1835 में लॉर्ड मैकाले की पहल पर प्रिजन डिसिप्लिन कमेटी का गठन किया गया, उसमें दिखाई देता है, जिसने 1838 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने जेलों में कठोर और अनुशासन और दंडात्मक उपायों की सिफारिश की, जिसमें कैदियों को कठोर और नीरस कार्यों में संलग्न करना शामिल था। 1846 में आगरा में पहला केंद्रीय जेल स्थापित किया गया, जिसके बाद बॉम्बे, बनारस, फतेहगढ़ और लखनऊ में भी केंद्रीय जेलें स्थापित की गई। 1850 में प्रत्येक प्रांत में एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी।
ब्रिटिश काल में जेलों का उपयोग न केवल अपराधियों को दंडित करने के लिए बल्कि राजनीतिक विरोधियों और स्वतंत्रता सेनानियों को नियंत्रित करने के लिए भी किया गया। 1914 के इंग्रेस इन इंडिया ऑर्डिनेंस और 1915 के डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जैसे कानूनों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोगों को जेल में बंद किया था। इन विभिन्न अवधियों में भारतीय जेल प्रणाली ने दंडात्मक उपायों से लेकर सुधारात्मक और पुनर्वासात्मक दृष्टिकोण तक का सफर तय किया है, जो वर्तमान में भी विकासशील है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि भारत में जेल प्रणाली का विकास प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश औपनिवेशिक काल तक कैसे हुआ और किस तरह समय के साथ इसमें सुधारात्मक दृष्टिकोण शामिल हुआ। अब चलते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। ये पिछले मॉड्यूल में हम लोगों ने मोटा मोटा भारत में जेल के इतिहास में जाना है। अब आगे के मॉड्यूल में हम लोग पृष्ठभूमि जेल की क्या होती है इस बारे में जानेंगे। तो साथियों, जेल जिसे कारागार या बंदीगृह कहा जाता है, एक ऐसी संस्था होती है जहां अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को सजा के रूप में या विचाराधीन कैदियों को मुकदमे की प्रतीक्षा के दौरान रखा जाता है। जेलों का मुख्य उद्देश्य अपराधियों को न्यायालय द्वारा दिए दंड को सजा के रूप में भुगताना एवं उन्हें सुधारना और समाज में पुनः एकीकृत करना है। भारत में हम जेलों के प्रकार की बात करें तो मुख्यतः केंद्रीय जेलें, जिला जेलें, उप जेलें, महिला जेल, खुली जेल और विशेष जेल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जेलों का संचालन राज्य सूची में आने के कारण भारत में जेलों की पूरी कार्यप्रणाली का नियंत्रण निर्देशन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी नियमावली के तहत जेलें संचालित होती हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि जेल क्या होती है, भारत में जेलों के कितने प्रकार होते हैं और कैसे इनका प्रबंधन राज्य सरकारों के अधीन होता है। अब चलते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। ये हमने पिछले मॉड्यूल्स में जाना कि जेलों की पृष्ठभूमि क्या है। आज हम जिस उद्देश्य से इस मॉड्यूल को देख रहे हैं उसमें हम अगले मॉड्यूल में जानेंगे कि उच्च सुरक्षा इकाई एक्चुअल में होती क्या है। तो आगे वाले मॉड्यूल में हम लोग जो है इस बारे में जानेंगे। साथियों, उच्च सुरक्षा इकाई या फिर हाई सिक्योरिटी यूनिट जेल प्रणाली का एक विशेष खंड या एक विशेष जेल है जिसे उन कैदियों को रखने के लिए बनाया जाता है जो अत्यंत खतरनाक माने जाते हैं और जिनके भागने की संभावना अधिक होती है, अथवा जेल के अंदर ही रह करके ये लोग बाहरी समाज को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, कोशिश करते हैं। तो इस तरह के कैदियों को जिन जेलों में हम रखते हैं या जिस विशेष इकाई में रखते हैं उसे उच्च सुरक्षा इकाई कहा जाता है। यदि हम विश्व की बात करें तो एडीएक्स फ्लोरेंस, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो जेल है, उसे सबसे ज़्यादा हाई सिक्योर्ड जेल माना जाता है। भारत की बात करें हम तो सबसे पहले तिहाड़ जेल का नाम आता है, जो कि हमारी एक कॉम्प्लेक्स जेल है जिसमें उस कॉम्प्लेक्स में कई सारी जेलें हैं और उसे हम सर्वोत्तम सुरक्षित जेलों की गणना में शामिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आर्थर रोड मुंबई की जेल, जहां हम लोग सब जानते हैं कि जो मुंबई अटैक का मुख्य आरोपी जो पकड़ा गया था अजमल कसाब, उसको रखा गया था, वो हमारी हाई सिक्योरिटी यूनिट वहाँ पे प्रॉपर बनी हुई है। यरवड़ा जेल, जहाँ की स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत अधिक मात्रा में रखा गया था और जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी रखा गया था, वो हमारी सुरक्षित जेलों में आती हैं। मध्य प्रदेश की बात करें हम तो मध्य प्रदेश में भोपाल सेंट्रल जेल के अंदर हम लोगों ने
एक हाई सिक्योरिटी यूनिट की स्थापना की गई है और जहां पर इस तरह के कैदियों को रखा है जो कि हाईली सेंसिटिव है, हाईली ट्रेंड है और समाज को प्रभावित करने की और जेल के अंदर रहते हुए अपनी आपराधिक गतिविधियों को संचालित करने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरह के बंदियों को रखने के लिए केंद्रीय जेल भोपाल में हाई सिक्योरिटी यूनिट की स्थापना की गई थी। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि उच्च सुरक्षा इकाइयां किन विशेष परिस्थितियों में बनाई जाती है, इनमें कैदियों पर कैसे कड़ा नियंत्रण रखा जाता है और इनके प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं। अब चलते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। साथियों, पिछले मॉड्यूल में हमने जाना कि उच्च सुरक्षा इकाई के रूप में या उच्च सुरक्षा जेल के रूप में कौन कौन सी जेलें जो है महत्वपूर्ण है या किन किन जेलों की गिनती होती। आगे के मॉड्यूल में हम जानेंगे कि आखिर में इसकी आवश्यकता क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके पहले थोड़ा सा मैं आपका जो है ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कुछ केस स्टडीज़ की तरफ। जैसे कि हम सब वाकिफ़ हैं कि जेलें जो होती है कई बार मीडिया में, फिल्मों में, अखबार में उनके बारे में अलग अलग तरह की चीज़ें आती हैं और वही जो चीज़ें हैं वो जेलों के एक सामान्य परिचय को समाज से कराती हैं। तो हम लोग देखेंगे कि तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी यूनिट के अंदर एक हत्या हुई 2 मई 2023। टिल्लू ताजपुरिया जो जेल में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं या जेल अधिकारी हैं या जेल कर्मचारी हैं, इस नाम से और इस इंसिडेंट से बड़े अच्छे तरीके से परिचित होंगे। हाई सिक्योरिटी यूनिट के अंदर टिल्लू ताजपुरिया पर दूसरे गैंग के अपराधियों द्वारा जो कि जेल में बंद थे हमला किया गया और अंततः उसकी मृत्यु हुई। कुछ और उदाहरण हम देना चाहेंगे कि जैसे लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर रहते हुए भी मोबाइल का उपयोग करते हुए कई सारी सेलिब्रिटीज हैं उनको धमकी देना, व्यापारी एक्सटॉर्शन। इसी तरह से हम और बात करेंगे तो यूपी में एक अपराधी जेल में बंद है। यूपी में नेटवर्क बहुत ज़्यादा होने के कारण उनको अन्य राज्य की जेल में बंद किया गया और वहाँ से मोबाइल के थ्रू उन्होंने बाहर के व्यक्तियों को धमकी दी। ये इंसिडेंट हमको बताते हैं कि सामान्य जेल में हम हर तरह के कैदी को नहीं रख सकते। कुछ ऐसे कैदी जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़े होते हैं या फिर जिनके गैंग्स बने हुए होते हैं, वो जेल में बैठे बैठे भी बाहर के लोगों को धमका सकते हैं, हत्या करवा सकते हैं, वसूली कर सकते हैं और जेल का पूरा सिस्टम जो है हाइक कर सकते हैं। तो इस तरह के कैदियों को नियंत्रित करने के लिए, इस तरह के कैदियों के कनेक्शंस को तोड़ने के लिए, इस तरह के कैदियों की अवैधानिक गतिविधियों को खत्म करने के लिए हमको हाई सिक्योरिटी यूनिट की आवश्यकता होती है। तो साथियों, हमने जाना कि हमको हाई सिक्योरिटी यूनिट की आवश्यकता क्यों लगती। इसमें मैंने छोटे छोटे आपको 3-4 एग्जाम्पल्स दिए। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो सबसे पहले हाई सिक्योरिटी यूनिट या उच्च सुरक्षा इकाई या उच्च सुरक्षित जेल की आवश्यकता आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, हाई प्रोफाइल अपराधी। कई सारे ऐसे अपराधी होते हैं जो बड़े हाई प्रोफाइल होते हैं, बड़े बड़े घोटालों के आरोपी, ड्रग माफिया, आतंकवादी और देशद्रोही गतिविधियों में शामिल। इस तरह के कैदियों को रखने के लिए भी हमको उच्च सुरक्षा इकाई की आवश्यकता है। तीसरा बिंदु है जेल से फरारी की घटनाओं को रोकने के लिए। जेल से फरारी की कई घटनाएं हमारे सामने आती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जेल से कैदी
फरार हो गए, अखबार में ये सूचना बड़ी सुर्खियों में आती। सामान्य कैदी यदि जेल से फरार होता है तो उसके पकड़े जाने की संभावना भी बहुत अधिक होती है और समाज को उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई ऐसा अपराधी जो कि विध्वंसक गतिविधियों में या बड़ा हाईली सेंसिटिव मामलों में जेल में बंद है और यदि वो जेल से फरार हो जाता है तो कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती होती है और हमारी सभी एजेंसियों के लिए, जो सुरक्षा एजेंसियां होती है, उनकी कार्यप्रणाली के लिए भी चुनौती साबित होती है। तो इस तरह की फरारी की घटनाओं को रोकने के लिए भी हमको उच्च सुरक्षा इकाई की आवश्यकता है। दूसरा है, फिर अगला बिंदु हम बात करें जेल के अंदर हिंसा और गैंगवार को रोकने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं, कई बार अखबारों में सुर्खियां आती है कि जेल के अंदर कैदियों में आपस में भिड़ंत, खून खराबा, जेल में गैंगवार। तो यदि हम सामान्य जेल में इस तरह के बंदियों को रखते हैं तो उनका काफ़ी अधिक मूवमेंट होता है और वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हमें उच्च सुरक्षा इकाई स्थापित करने की आवश्यकता होती है। अगला बिंदु हमारा है राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। हमने कई बार देखा है अखबारों में, न्यूज़ में, मीडिया में इस तरह की खबरें आती रहती है कि कैदी जेल के अंदर अंदर बैठे बैठे देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, अपने गैंग के लोगों को मैसेज दे रहे हैं। तो इसको जो है रोकने के लिए भी हमको जो है उच्च सुरक्षा इकाई की आवश्यकता होती है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि उच्च सुरक्षा इकाइयों की आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे ये आतंकवाद, संगठित अपराध, जेल से फरारी और जेल के अंदर हिंसा जैसी चुनौतियों से निपटने में मदद करती है। अब चलते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। तो साथियों, हमने ये जाना कि उच्च सुरक्षा इकाई की आवश्यकता हमें क्यों है पिछले मॉड्यूल में। अब हम आगे देखेंगे कि यदि हमको इसकी आवश्यकता है तो उच्च सुरक्षा इकाई की संरचना किस तरह की होनी चाहिए और उसके मापदंड क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यदि देखें कि कोई भी हम संरचना तैयार करते हैं, जेल तैयार करते हैं या यूनिट तैयार करती हैं, तो उसका आर्किटेक्चरल डिजाइन कैसा होना चाहिए। तो हमारी उच्च सुरक्षा इकाई की प्रथम आवश्यकता होगी कि जो हमारे सेल्स है या पृथक कक्ष हैं वो इस तरह से होने चाहिए कि सभी कैदी जिनको हम रख रहे हैं अलग अलग रहें, वो जो है एक दूसरे से कम संपर्क कर सकें। उसके बाद 24 आवर सीसीटीवी मोशन सेंसर के साथ चालू रहना चाहिए ताकि यदि वहाँ रहने वाले कैदी कोई भी संदिग्ध गतिविधि करते हैं तो हम तुरंत उसको पकड़ सकें। तीसरा बिंदु है मोबाइल जैमर। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उच्च सुरक्षा इकाई में भी कैदियों के द्वारा मोबाइल का उपयोग किया जाना पाया गया है और न केवल उपयोग किया जाना पाया गया है बल्कि कानून व्यवस्था को भी चुनौती दी गई है और इसी के परिणाम स्वरूप कई सारी बड़े इंसिडेंट जो है जेलों के अंदर हुए हैं। तो उच्च सुरक्षा इकाई में केवल कैदियों को रखने से काम नहीं चलेगा, हमें वहाँ मोबाइल जैमर की स्थापना भी करनी चाहिए जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण हो गया। इसके अतिरिक्त बाहरी सुरक्षा जो परतें हमारी होती है जैसे ऊंची दीवारें, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, आर्म गार्ड वॉच टावर, रोटेट होने वाले हमारे जो है रात के नाइट सिस्टम, नाइट वॉचिंग डिवाइसेस, ये सारे हमारे जो सुरक्षा के मापदंड हैं ये उच्च सुरक्षा इकाई में होने चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है तकनीकी सुरक्षा उपाय। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट हो गई है, एआई का ज़माना आ गया है, तो कैदियों के जो उच्च सुरक्षा इकाई में हम रखते हैं उनकी सुरक्षा और उन पर नियंत्रण रखने के लिए हमको बायोमेट्रिक एक्सेस सिस्टम लगाना चाहिए ताकि
वहाँ जो प्रवेश करने वाले लोग हैं, चाहे वो हमारा स्टाफ ही क्यों ना हो, वो अधिकृत हो वही जा सके। अदरवाइज जो कैदी वहाँ रख रहे हैं वो स्टाफ को फ्लुएंस करेंगे और अपने मैसेज आसानी से बाहर की दुनिया में भेज सकेंगे। तो बायोमेट्रिक्स एक्सेस सिस्टम अनिवार्य आवश्यकता है वहाँ की सुरक्षा मापदंड के हिसाब से। दूसरा हमारा बिंदु है साइबर सुरक्षा प्रणाली। कैदी जो होते हैं वो इंटरनेट के डिजिटल माध्यम को अपने फायदे के लिए बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करना जानते हैं। तो इन कैदियों की इंटरनेट या डिजिटल माध्यम है, इनसे हमें दूर रखना होगा। इसलिए किसी भी तरह से हाई सिक्योरिटी यूनिट में इंटरनेट या इस तरह के जो डिजिटल माध्यम है वो पूरी तरह से बैन होने चाहिए। साथ ही साथ इस तरह के जो कैदी होते हैं जो हाई प्रोफाइल, जब वो पेशी पे जाते हैं तो बाहरी दुनिया से संपर्क करते हैं और किसी न किसी माध्यम से अपने मैसेज अपने गैंग के सदस्यों के पास भिजवाते हैं। तो हमको हाई सिक्योरिटी यूनिट में जितने भी कैदी परिरुद्ध हैं उनकी कोर्ट में केवल वीसी से ही प्रयोग कराना चाहिए और वीसी की स्थापना हमको हाई सिक्योरिटी यूनिट में अनिवार्य रूप से करना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है प्रशासनिक और ऑपरेशनल नियंत्रण। इस तरह के जो कैदी होते हैं अत्यधिक खतरनाक होते हैं और ये जेल की व्यवस्थाओं से बड़े अच्छे से भली भांति परिचित होते हैं। साथ ही साथ ये स्टाफ की कमजोरियों से भी बड़े अच्छे से परिचित होते हैं। तो हमको ये करना चाहिए कि जीरो कॉन्टैक्ट पॉलिसी विशेष रूप से हाई सिक्योरिटी यूनिट में परिरुद्ध कैदियों के लिए अपनानी चाहिए, ताकि इनका कम से कम स्टाफ और लोगों के संपर्क में आने पाएं और ऐसी किसी गतिविधि को अंजाम न दे सकें। इसके अतिरिक्त कड़ी प्रवेश प्रक्रिया, किसी भी अंगतों को वकील या परिवार जो मिलने इनसे आते हैं उनकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल होनी चाहिए। इवन उनके आइडेंटिटी कार्ड प्रॉपर तरीके से हैं, जो व्यक्ति मिलने आ रहा है वास्तव में उनके परिवार के सदस्य हैं या रिश्तेदार है, वकील है, इसकी पूरी तरीके से हमको जांच करनी चाहिए। ये व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि जो हमारे हाई सिक्योरिटी यूनिट में सुरक्षा बल लगे हुए हैं या जो हमारा स्टाफ लगा हुआ है उसको विशेष रूप से हमको प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि उनका मोरल ऊंचा रहे और इस तरह की कोई यदि गतिविधि अवैधानिक या दंगा आदि होता है तो उसको नियंत्रण में ले सके और परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले सके। चौथा बिंदु आता है कि उच्च सुरक्षा इकाई की संरचना और मापदंड क्या होने चाहिए। तो आपातकालीन प्रबंधन QRT हमारी हर उच्च सुरक्षा इकाई में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिसमें किसी भी हिंसा या दंगे को तुरंत नियंत्रित किया जा सके। इसके अतिरिक्त फायर सेफ्टी, मेडिकल इमरजेंसी, कई बार इस तरह की जो स्थितियां आती है कि जो कैदी होते हैं वो कुछ बहाने बनाते हैं या अपने आप को मेडिकली अनफिट बनाने के लिए अपना इस तरह के अनुभव भी रहे हैं जेल में, आप लोगों के भी रहे होंगे कि कुछ कैदी ऐसे होते हैं जो अत्यधिक मात्रा में अपना बीपी बढ़ा लेते हैं। ऐसे मेजर्स भी मिल जाते हैं। कई सारे ऐसे कैदी होते हैं कि जो इस तरह की एक्टिविटीज़ करके और उल्टी कर लेते हैं या दिल का दौरा पड़ने का नाटक करते हैं। तो हमारी जो हाई सिक्योरिटी यूनिट है वहाँ जो कैदी रख रहे हैं उनके लिए इस तरह की घटनाएं बाहर जाने का माध्यम न बने, इसके लिए हमको अनिवार्य रूप से एक मेडिकल टीम वहाँ होनी चाहिए। साथ ही साथ फायर सेफ्टी के भी हमको जो है व्यवस्था वहाँ पे संसाधन रखने चाहिए। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि उच्च सुरक्षा इकाइयों की संरचना और मापदंड कैसे निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें वास्तुकला, तकनीकी उपाय, प्रशासनिक नियंत्रण और आपातकालीन प्रबंधन शामिल होते हैं। अब चलते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब हम
पिछले मॉड्यूल में हम लोगों ने देखा कि हम हाई सिक्योरिटी यूनिट में क्या मापदंड रखें। आगे के मॉड्यूल में हम देखते हैं कि उच्च सुरक्षा इकाई का प्रबंधन कैसे किया जाए। साथियों, उच्च सुरक्षा इकाई का प्रबंधन एक जटिल और आवश्यक प्रक्रिया है। आज जिस तरह से कैदी हाईटेक हो गए हैं, एडवांस हो गए हैं, उस स्थिति में हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो जेल में रहते हुए भी अवैधानिक गतिविधियां संचालित कर सकें। तो हमको इसका प्रबंधन बड़ी सतर्कता, सावधानी और नियमों का पालन करते हुए करना चाहिए। तो इसमें उच्च सुरक्षा इकाई प्रबंधन के मुख्य घटक में हम बात करें तो सबसे पहले सुरक्षा नीति और नियमावली। हमें आपातकालीन प्रोटोकॉल बनाने चाहिए, स्पष्ट निर्देश होने चाहिए, स्पष्ट संचालन प्रक्रिया होनी चाहिए, एक एसओपी होनी चाहिए, ताकि उच्च सुरक्षा इकाई में डिप्लॉय किए गए स्टाफ के मन में कोई भी कंफ्यूजन न रहे। दूसरा बिंदु है कि मानव संसाधन का चयन और प्रशिक्षण। हम यदि जेल स्टाफ की बात करें तो उनकी ट्रेनिंग का लेवल उतना स्तर का नहीं होता जितना पुलिस का होता है या अन्य सुरक्षा एजेंसियों का होता है। तो हमें इस तरह की जो यूनिट है और इस तरह के जो कैदियों का रखरखाव है, उनके लिए हमारे स्टाफ में से कुछ चुनिंदा सुरक्षा कर्मियों का चयन करना चाहिए और उन्हें पूरी ट्रेनिंग देनी चाहिए इस बात की कि वहाँ रखने वाले लोग कौन हैं, उनका प्रोफाइल क्या है, अपराध करने के तरीके क्या है, किन चीज़ों को करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है। तो ये हमारा यदि हमने सही तरीके से कर लिया तो हम हमारी उच्च सुरक्षा यूनिट को बहुत ही अच्छे से संचालित कर पाएंगे। दूसरा है तकनीकी संसाधनों का उपयोग। तकनीकी संसाधन आज की तारीख में सभी तरफ अवेलेबल हो गए हैं। लगभग सभी जेलों में सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक्स एक्सेस, इवन ड्रोन, मेटल डिटेक्टर, अलार्म सिस्टम आदि आ गए हैं। लगाने के साथ साथ इनके प्रयोग का भी प्रशिक्षण हमारे सभी स्टाफ को देना चाहिए। जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो हमारा स्टाफ हाई सिक्योरिटी यूनिट में ड्यूटी कर रहा है उसके लिए कितनी जोखिम है। जो कैदी हम हाई सिक्योरिटी यूनिट में रख रहे हैं उनको रखने की कितनी जोखिम है, इसका समय समय पर मूल्यांकन होना चाहिए और आवश्यकता अनुसार हमको सुधार भी करना चाहिए। संचार प्रणाली जो है, किसी भी घटना होने के बाद उस घटना को रोकने या उस घटना के ऊपर तुरंत कार्रवाई के लिए संचार प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। तो उच्च सुरक्षा इकाई में संचार स्थापित करने की पर्याप्त व्यवस्था हमको रखनी चाहिए। उसके बाद है निगरानी और ऑडिट। सुरक्षा मूल्यांकन जो भी हमने तय किए हैं उच्च सुरक्षा इकाई के लिए, कैदियों के रखने के लिए, कैदियों पर नियंत्रण रखने के लिए, उसका नियमित रूप से मूल्यांकन होना चाहिए ताकि यदि कोई उसमें खामी हो जाती है तो उसको हम समय रहते दुरुस्त कर सकें। उदाहरण के लिए यदि हम भोपाल जेल की बात करें तो भोपाल जेल में उच्च सुरक्षा इकाई को हमने 2 खंडों में बांटा है, एक अंडा सेल और दूसरा पृथक कक्ष। इसके अतिरिक्त यदि इसके संचालन और सुरक्षा की बात करें तो डेडिकेटेड स्टाफ स्वीकृत है और उसकी पदस्थापना है, जिसमें 3 उपाधीक्षक, 9 सहायक अधीक्षक, 18 मुख्य प्रहरी और 90 प्रहरी केवल हाई सिक्योरिटी यूनिट के लिए ही चयनित है, पदस्थ हैं। दूसरा बिंदु हम बात करें तो पूरी हाई सिक्योरिटी यूनिट 24/7 सीसीटीवी सर्विलांस में है और जहां 24 घंटे अधिकारी और स्टाफ इसकी मॉनिटरिंग करता है। इसके अतिरिक्त एसओपी कुछ बनाई हुई है जिसके तहत नियमित रूप से डेली तलाशी सुबह शाम हो, अधिकारी के समक्ष हो,
स्टाफ को मानसिक और तकनीकी रूप से दक्ष किया जाए। इसके लिए नियमित रूप से प्रति माह इन लोगों का ग्रुप में प्रशिक्षण कराया जाता है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि उच्च सुरक्षा इकाइयों के कुशल प्रबंधन के लिए योग्य मानव संसाधन, आधुनिक तकनीक और प्रभावी संचालन प्रक्रिया का समन्वय जरूरी है। अब चलते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब हम बात करते हैं कि हाई सिक्योरिटी यूनिट तो हमने बना ली, लेकिन हाई सिक्योरिटी यूनिट बना लेने से केवल हम इस तरह के कैदियों पर नियंत्रण नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो कैदी होते हैं बड़े हाई प्रोफाइल होते हैं। इनके पीछे कई मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं जो कि हमारी व्यवस्था को समय समय पर कानूनी रूप से वैधानिक और अवैधानिक चुनौतियां देते रहते हैं। प्रमुख चुनौतियों की बात करें तो इस तरह के कैदियों को जब हम हाई सिक्योरिटी यूनिट में रखते हैं और उन पर नियंत्रण लगाते हैं, तो सबसे पहले तो वो अपने परिजनों के माध्यम से या वकीलों के माध्यम से उच्च स्तर पर झूठी शिकायतें करके दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरा बिंदु होता है कि हमारे जो स्टाफ के लोग वहां ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें मिसबिहेव करते हैं, उनके साथ उनको धमकाते हैं। जैसे कि मैं भोपाल जेल का एक एग्जाम्पल दूं, सिमी की फरारी के बाद हाई सिक्योरिटी यूनिट की स्थापना हुई और कुछ अधिकारियों की पदस्थापना हुई। एक अधिकारी जैसे ही अपने कर्तव्य पर जाते हैं तो जो एक कैदी था जो हाई सिक्योरिटी यूनिट में बंद था, वो उस अधिकारी को पहले से जानता था। उसने मुस्कुराया और कहा कि सर आप आ गए, हमें पता था आपकी पोस्टिंग होगी। यानी साइकोलॉजिकली उसने उस अधिकारी के ऊपर दबाव बनाया। दूसरा, सर वो आपके बच्चे सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ते हैं ना, बहुत अच्छा स्कूल है, मतलब कि हमें आपके बारे में पता है और आपके परिवार के बारे में भी पता है। तो ये जो कैदी होते हैं इस तरह के हथकंडे भी अपनाते हैं। दूसरा होता है धन का प्रलोभन देना। कई सारी जो बड़ी फरारियां हुई उसमें जांच में एजेंसियों को यह भी पाया है कि धन के लालच में जेल स्टाफ ने ही इस तरह के कैदियों को इल्लीगल लाभ पहुंचाया, चाहे वो मोबाइल उपलब्ध कराना हो, चाहे चाकू या अन्य हथियार उपलब्ध कराना हो, चाहे नशे की सामग्री उपलब्ध कराना हो, या उनका कोई मैसेज बाहर देना हो। तो एक महत्वपूर्ण चुनौती लालच के रूप में भी हमारे सामने आती है। कर्मचारियों को उग्र व्यवहार करने के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना। कई सारे जो इस तरह के जो कैदी होते हैं वो कर्मचारी हमारे जो होते हैं, जो हाई सिक्योरिटी यूनिट में कर्तव्यरत होते हैं, उनको उकसाने के लिए भी अपने क्रियाकलाप करते हैं और उनका उद्देश्य यह होता है कि हमारे साथ ये कुछ गलत करे या गुस्से में आकर कोई ऐसी हरकत कर दे कि हमें उसका फायदा मिल जाए। और तो और उच्च सुरक्षा इकाई में यह भी देखने में आया है, कई सारे जो कट्टर विचारपंथी धारा के लोग जो होते हैं वो स्टाफ को या शासकीय सेवकों को ही उस विचारधारा में शामिल करने का प्रयास करते हैं, लालच देते हैं, उनको कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक प्रमुख चुनौती के रूप में हमारे सामने आता है। दूसरा, जब इस तरह के कैदी जो हाई सिक्योरिटी यूनिट में बंद हैं, अत्यंत खतरनाक है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़े हुए हैं, जब इनकी इस तरह की सारे हथकंडे काम नहीं करते हैं और फेल हो जाते हैं, तब ये भूख हड़ताल का भी सहारा लेते हैं और उनको लगता है कि हम यदि भूख हड़ताल करेंगे तो हमको जेल प्रशासन हाई सिक्योरिटी यूनिट से निकालेगा या बाहर भेजेगा इलाज के लिए और हम वहाँ अपने लोगों से, अपने परिवारजनों से, अपने संगठन के लोगों से संपर्क कर सकते हैं। मैं
भोपाल जेल की बात करूं तो पिछले 7 साल में 9 महीने तक कंटिन्यू कुछ कैदी भूख हड़ताल पे रहे हैं और ये एक महत्वपूर्ण चुनौती साबित हुई है। लेकिन इस तरह की चुनौतियों से हमको घबराना नहीं है। हमारे पास तमाम इस तरह के संसाधन होते हैं और मैनुअल में इस तरह की पर्याप्त व्यवस्था की गई है कि जेल में भूख हड़ताल करना पूर्णतः प्रतिबंधित और विधि के विरुद्ध है। तो जब इतने लंबे समय तक भूख हड़ताल करते हैं तो मेडिकल टीम को जो है प्रॉपर तरीके से अलर्ट रह करके और राइल्स ट्यूब या इस तरह के जो फोर्स फीडिंग वाले तरीके होते हैं उस तरह से उनको केयर करना चाहिए। दूसरा है अनुशासन भंग करना। ये तो रेगुलर की बात है। किसी भी तरह के अनुशासन को तलाशी करा रहे हैं उसका विरोध करना, मुलाकात के लिए लेके जाना है तो वहां पे जो है अनुशासन भंग करना, अपशब्दों का प्रयोग करना, नियमों को नहीं मानना, ये प्रमुख चुनौतियां उच्च सुरक्षा इकाई को संचालित करने में और वहां पे जो बंद कैदी है उनको नियंत्रित करने में हमारे सामने प्रमुख रूप से आती है। अगला इसमें बिंदु है कि डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत। जेलों की हम बात करें तो कई बार ऐसा हमने देखा है कि जो बार बार रिपीट होकर जेल के अंदर जो कैदी आ रहे हैं वो जो कुछ प्रभावी कैदी होते हैं, चाहे गैंग लीडर हो गए या एक्सटर्शन करने वाले लोग हो गए या ड्रग माफिया हो गए, इस तरह के जो कैदी होते हैं उनको अपने फ्लोन्स में ले लेते हैं और एक कट्टर सोच के साथ उनको वापस समाज में भेजते हैं। तो हमको डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम शुरू करना चाहिए जिसमें इन कैदियों का चिन्हांकन करना और बाहर की एजेंसियों से संपर्क स्थापित कर वापस ये जो है अपराध की दुनिया से मुक्त होकर समाज की मुख्य धारा में कैसे आ जाएं, इस दिशा में भी हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह की चुनौती का समाधान कर पाएंगे। दूसरा बिंदु है कि मनोवैज्ञानिक, धार्मिक विशेषज्ञों और समाजशास्त्री जो कि समाज में रहने वाले हर तरह के व्यक्ति के आचरण, व्यवहार, गतिविधि का अध्ययन करते हैं, काउंसलिंग के माध्यम से हम उनकी मदद लेकर के और इन चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। साथ ही साथ जहां हम सुधार की दिशा में आगे बढ़े वहीं हमको इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमारा है उसको बड़ा मजबूत रखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि हम उनको डीरेडिकलाइज कर रहे हैं और वो उसका फायदा उठा करके सामने तो जो है दिखा रहे हैं कि हाँ हम में बहुत अंतर आ गया है, हम बहुत सुधर गए हैं। तो हमारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको एक्टिव करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि इसके मार्फत वो कोई और बड़ा कांड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। नियमित रूप से प्रशिक्षण, जो हमारा स्टाफ है उसको हमको रेगुलर बेस पे नियमित रूप से प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग और नए मॉड्यूल्स जैसे आई गॉट पोर्टल आजकल आ गया है तो इसके माध्यम से नई गतिविधियां, नए ट्रेनिंग मॉडल्स की हम उनको ट्रेनिंग दे करके समाधान कर सकते हैं। और दूसरा बिंदु जो है तकनीकी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी जो हम उपयोग कर रहे हैं इसको भी हमको समय पर चिन्हांकन करके और इसका अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, तभी हम इन चुनौतियों का समाधान कर पाएंगे। तो साथियों, पिछले मॉड्यूल में हमने देखा था कि चुनौतियां हमारे समक्ष किस तरह के उत्पन्न होती है उच्च सुरक्षा इकाई के प्रबंधन में। अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे संपूर्ण समाधान एक दृष्टिकोण। तो इसमें हमको सतर्कता प्लस संवेदनशीलता। जेल ऐसा संस्थान है जिसके बारे में आम जनता में बड़े सारे भ्रम हैं और बड़ी सारी क्यूरीज भी है, क्योंकि जेल के बारे में आदमी तभी जानता है जब वो जेल में आता है। उसके पहले उसका केवल परसेप्शन होता है और उसके दिमाग में वही छवि होती है जो या तो पेपर में छप गया या फिल्म में आ गया। एक फिल्म में दिखा दिया कि जेल में एक अपराधी बैठा हुआ है, वो 4 लोग उसके हाथ पैर दबा रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, बढ़िया उसके लिए जो है खाना आ रहा है और बढ़िया फ़ोन लगा के बाहर से वसूली कर रहे हैं।
तो एक सामान्य आदमी के दिमाग में पिक्चर हो गई कि यार जेल में तो जो दादा भाई होते हैं उनके बड़े मजे होते हैं। दूसरी ये आ गई कि एक कैदी है, पहली बार जेल में गया, उसके साथ बहुत मार पिटाई हो रही है, पतली सी दाल उसको खाने को मिल रही, खाना बिल्कुल नहीं मिल रहा है, मिलने जा रहे हैं तो उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, और उसको बिल्कुल लेटरिन जो है बिल्कुल वहाँ बह रही है और वहाँ उसको सुलाया जा रहा है, बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं, नहाने धोने की कोई व्यवस्था नहीं, और तमाम तरह की अव्यवस्था है। तो उसके दिमाग में इस तरह की बात आ गई कि यार जेल में तो कोई सुविधा ही नहीं है, बिल्कुल ये जीता जागता नरक है। तो ये संवेदनशीलता के साथ साथ सही पिक्चर हो हमारी, इस दिशा में हमको बड़ा ध्यान रखना होता है और सतर्कता ही हमको इन चीज़ों से बचाएगी। इसके बाद सुरक्षा और सुधार, ये दोनों बिंदु ऐसे हैं कि यदि कोई ऐसा कैदी है कि जिसमें वाकई में सुधार की गुंजाइश है या वो सुधरना चाहता है, तो उसको हम मौके दें, लेकिन सुरक्षा और निगरानी के साथ, कि ऐसा नहीं हो कि भाई जेल में आ गया तो जेल में आके तो हर आदमी यही कहता है कि साहब अब मैं सुधर गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। सबसे पहले तो कहता है कि साहब मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे को तो झूठा फंसा दिया। तो जेल में है तब तो कहे कि हाँ भाई मैं सुधर गया हूँ, लेकिन ये हमको विश्वास होना चाहिए और ये पहचान हमारे अंदर होनी चाहिए कि हाँ वाकई में ये सुधरना चाह रहा है या केवल जेल में कस्टडी में है इसलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। लास्ट महत्वपूर्ण बिंदु है कि टेक्नोलॉजी और टीम वर्क। जेल संचालन इतना महत्वपूर्ण बिंदु है कि जेल में एक प्रहरी से लेकर के और सुपरिंटेंडेंट तक एक ही काम होता है। कैदी भागने न पाए, कैदी अपनी दादागिरी नहीं करे, उसकी सुरक्षा, उसका भोजन पानी ठीक हो, वो बीमार पड़ जाए तो उसकी मुलाकात, उसके उपचार ठीक हो जाए, उसके घर वाले आए तो उसकी मुलाकात ठीक से हो जाए। एक ही काम प्रहरी से लेकर के सुपरिंटेंडेंट तक का होता है। यहां यदि हमारी टीम भावना नहीं है, अधिकारी सोच लेंगे कि मेरा काम तो इस लेवल का नहीं है, मेरा काम तो इस लेवल का है, और टीम हमारी यदि ठीक से नहीं है, तो फिर हम इस तरह के कैदियों पे बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। प्रहरी कह देगा कि उसने मेरी ड्यूटी में कुछ नहीं किया तो मैं क्यों जानूं, या ये होगा कि साहब मेरी ड्यूटी में कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे भोपाल जेल से 8 सिमी कैदियों की फरारी हुई थी, उसकी जब जांच की गई तो बड़े सारे लूप होल से सामने आए जो कि समय रहते दूर हो सकते थे। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, प्रोसीजरल डिफेक्ट, स्टाफ की लापरवाही। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की बात करें तो आउटर वॉल से दीवार जुड़ी हुई, किसी का ध्यान नहीं गया। प्रोसीजरल की बात करें, 3 दरवाजे थे, 2 ही दरवाजे में ताले लगते थे। स्टाफ की लापरवाही या उदासीनता की बात करें तो सामान्यतः स्टाफ जो है जब तक वो बंद नहीं होते थे रिस्क ही नहीं लेते थे, कुछ कहते ही नहीं थे, और स्टाफ की मना स्थिति ये हो गई थी कि साहब मुझे तो 4 घंटे ड्यूटी करना, मेरी 4 घंटे की ड्यूटी में कोई घटना ना घटे तो मैं अपने घर चले जाऊं। तो इसलिए टीम वर्क बिल्ड करना, मोटिवेट करना, और एक टीम एक साथ काम करेगी तो बड़े से बड़ा कैदी भी जो होगा, खूंखार से खूंखार कैदी भी होगा, वो जो है भीगी बिल्ली बन के रहेगा। और इस तरह के जो कैदी होते हैं ये हमारे न केवल जेल प्रशासन के लिए वरन हमारे देश के लिए वरन हमारे समाज के लिए भी चुनौती हैं, और इस तरह के कैदियों को सुधार का पूरा मौका देना चाहिए। लेकिन यदि सुधार नहीं है, कानून को चुनौती दे रहे हैं, तो उनको ये एहसास कराना जेल अधिकारियों का दायित्व है कि कानून का राज है, जेल में आप उसी तरह से रहेंगे जिस तरह से आपने कृत्य किए हैं। तो साथियों, अब हम हमारे इस मॉड्यूल को यहीं समाप्त करते हैं, और आज हम लोगों ने इस मॉड्यूल के माध्यम से जाना कि उच्च सुरक्षा इकाई क्या होती है, आवश्यकता क्या है, उसके मापदंड क्या होने चाहिए, उच्च सुरक्षा इकाई संचालित करने की चुनौतियां क्या क्या आती हैं, उन चुनौतियों से हम कैसे निपट सकते हैं। तो आपको मेरा धन्यवाद और शुभकामनाएं। आशा है कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आपके जेल संचालन में और आपके कर्तव्य में आपको सहयोग प्रदान करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।
इस मॉड्यूल में हमने जाना कि उच्च सुरक्षा इकाइयों में कैदियों का वर्गीकरण, सुरक्षा स्तर का निर्धारण और संवेदनशीलता के अनुसार प्रबंधन कैसे किया जाता है। अब चलते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। तो साथियों, अब हम हमारे इस मॉड्यूल को यहीं समाप्त करते हैं और आज हम लोगों ने इस मॉड्यूल के माध्यम से जाना कि उच्च सुरक्षा इकाई क्या होती है, आवश्यकता क्या है, उसके मापदंड क्या होने चाहिए, उच्च सुरक्षा इकाई संचालित करने की चुनौतियां क्या क्या आती हैं, उन चुनौतियों से हम कैसे निपट सकते हैं। तो आपको मेरा धन्यवाद और शुभकामनाएं। आशा है कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आपके जेल संचालन में और आपके कर्तव्यों में आपको सहयोग प्रदान करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।